सीरीज में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको आज से हम विधिवत तरीके से प्रारंभ करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 जो है वो लॉज को डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रारंभ होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 में दिया गया है और वो है इक्वलिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉज। सभी व्यक्ति विधियों के समक्ष समान होंगे तथा उनके साथ बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होगा। तो इस तरह की इक्वलिटी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन हम आर्टिकल 14 के मेन प्रोविजंस में घुसे उससे पहले हम ये जाने कि ये जो इक्वलिटी की बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई कहां से। जब हमारे संविधान वेता कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में लगे थे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी जो वो उन्होंने की थी। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें से एक था। देखिए, कोई भी लॉ जो होती है वो विधि शास्त्र से निकलती है, जूरिस्प्रूडेंस से निकलती है और यूएस का के जो लॉज है वो ज्यादातर जूरिस्प्रूडेंस से जुड़े हुए हैं। इसमें जो हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है, विधि का शासन। यानी जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां कोई व्यक्ति सोवरेन नहीं होगा, कोई किंग सोवरेन नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति सोवरेन नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना शानदार प्रोविजन दिया हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ये चीजें कहां से आई? ये चीजें हमने रूल ऑफ लॉ से ली। जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट संविधान वेता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे, तो जूरिस्प्रूडेंस की बात आई और जूरिस्प्रूडेंस में भी नेचुरल लॉ ये बात आई, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसकी बात आई। और वहीं से प्रोफेसर ए.वी. डाइसी हुआ करते थे, जिसे हम फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी एक थ्योरी जो है वो हमें दी पूरे वर्ल्ड को, जिसे रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, विधि के शासन के नाम से जानते हैं। तो विधि का शासन क्या कहता है कि शासन विधि का होगा, कोई व्यक्ति सॉवरेन नहीं होगा, संप्रभु नहीं होगा। कोई किंग हो, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, वो सॉवरेन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। ऐसा आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया। तो सीधी सीधी बात है कि रूल ऑफ लॉ के थ्रू जो वो आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जिसमें हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, समान संरक्षण की बात करते हैं, विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कोर्ट्स के अंतर्गत जब इस प्रकार के मैटर जाते हैं तो कोर्ट जब अपना जजमेंट देती है तो वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रोटेक्ट करती है, संरक्षित करती है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई बहुत अधिक बड़ा पूंजीपति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 14 सीधा सीधा स्पष्ट रूप से हमें ये बताता है कि इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आप देखिए कि एक तो गांव में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला बंदा है जो रोज मजदूरी करता है, रोज अपना जो वो चूल्हा जलाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास अथाह संपत्ति है, जिसके पास कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी पूंजी है, कितने हीरे जवाहरात है, कुछ पता नहीं। तो दोनों व्यक्तियों को लॉ जो है वो समान रूप से देखती है। यही आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी सभी व्यक्ति समान होंगे। दूसरा, इसमें जो ये बात कही गई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, वो ये कही गई है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान का या कहीं का रहने वाला हो भारतवर्ष में, तो उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो केरल का रहने वाला हो या बाड़मेर का रहने वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारत का नागरिक है तो विधियां जो उसको समान नजर से देखेगी। तो ये जो आर्टिकल 14 है हमें ये कहता है
यानी ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन में एक क्लासिफिकेशन की बात जरूर कही गई है, वर्ग विभेद की बात कही गई है। देखिए हर आर्टिकल में, आगे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में और दूसरे आर्टिकल्स में भी देखेंगे, और ये कहते भी है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन के रूप में आर्टिकल 14 में भी जो वो क्लासिफिकेशन की बात कही गई है कि वर्ग विभेद अगर वो संविधान सम्मत हो तो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के वर्डिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारे सामने आते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्लास के आधार पर भी क्यों ना हो। और ये जो इसका एक बहुत बड़ा जो वर्णन है वो हम आर्टिकल 15 में और 16 में देखेंगे, विशेष करके आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में भी हम ये देखने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो वर्ग विभेद की बात की गई है वो सिंपली ये कही गई है कि क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल, युक्ति युक्त होना चाहिए। यानी जो वर्गीकरण है, वर्ग विभेद है, वो क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा है तो आज ही उसको आरएस अधिकारी बना दिया या आईएएस अधिकारी बना दिया। नो, आपको इक्वलिटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। यही तो आर्टिकल 14 की खास बात है। रीजनेबल का मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक दायरे में आता है। जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि बहुत अधिक गरीब व्यक्ति है या जो सोसाइटी में जो सोशलिज्म की बात की गई है उसमें वो समान रूप से अभी अपलिफ्ट नहीं हो पाया है, तो समाज के उस गरीब तबके को, सोशली बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन तबके को अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे कि चाहे अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण हो या इंदिरा साहनी के केस में दिया गया मंडल कमीशन के द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाने वाला रिजर्वेशन है, इन सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो इस प्रकार का वर्ग विभेद किया जा सकता है। आर्टिकल 14 में सामान्यतः हम देखते हैं कि समानता की बात कही गई है, विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है, लेकिन क्लासिफिकेशन की भी बात कही गई है। और क्लासिफिकेशन जो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। इसको दो केस लॉज के माध्यम से हम देखेंगे, स्टेट ऑफ बॉम्बे और बलसारा। इसमें ये जो क्लासिफिकेशन की बात है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है, ये बहुत समुचित तरीके से इंटरप्रेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और उसमें ये वर्डिक्शन दिया गया है कि अगर आपका क्लासिफिकेशन रीजनेबल है तो आर्टिकल 14 के जो मेन प्रोविजंस है उनको कहीं भी वो वायलेट नहीं करता है। इसी प्रकार की बातें आर्टिकल 15(4) और 16 के क्लॉज 4 में भी की गई है। तो इसी प्रकार से देखिए, अभी एक लेटेस्ट केस की बात भी हम कर लेते हैं। 3 तलाक का केस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चर्चित रहा, लॉ स्टूडेंट्स के मध्य भी काफी चर्चित रहा। इसमें भी आर्टिकल 14 की बात कही गई कि जो समानता की बात है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 3 तलाक से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जो वो अपना वर्डिक्शन दिया, उसमें ये कहा कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमने देखा कि रिलीजन के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो वो नहीं किया जाना चाहिए। तो रिलीजन के आधार पर यह कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ इस प्रकार का विभेद क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अगर अन्य धर्मों में 3 तलाक का प्रोविजन नहीं है और वो जो एक मेल और फीमेल जो हम सेक्स की बात कर रहे हैं कि उसका लिंग क्या है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे इवन थर्ड जेंडर हो, उसके साथ जो समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो सायरा बानो के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आर्टिकल 14 का वोलेशन है, 3 तलाक जो हो, इसलिए 3 तलाक को कभी भी वैलिड नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों आर्टिकल 14 वैसे तो बहुत वाइड है, लेकिन आप लोगों के काम की जो चीजें हैं उनके बारे में मैंने शॉर्ट में डिस्कशन किया है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इसको किस प्रकार से जो है वो हर व्यक्ति को समान जो वो राइट्स देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है। यहाँ एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर कहीं भी आर्टिकल 14 के प्रोविजंस का विभेद होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट जाके अपने इन फंडामेंटल राइट्स को लीगल रेमेडीज के अंतर्गत जो है वो लागू करवा सकता, ऑपरेट करवा सकता है। पूरा वीडियो लीगल रेमेडीज पे हम पहले देख चुके हैं, कृपया उसका अवलोकन करें और ये देखें कि आर्टिकल 14 को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है।
मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आर्टिकल 14। इसमें कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड।